हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, आज हम ये देखेंगे। और एक चीज और जो पिछले वीडियो में हम नहीं बता पाए थे आपको, इस वीडियो में हम वो चीज बता देंगे, क्योंकि हमने ये चीज नहीं बताया था आपको कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जो है कि वेपोराइजेशन में हमारा इवोपरेशन में जो है, इवोपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुना। इवोपरेशन में हमारा कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें जो है हमने एक चीज बताया था, क्या, ह्यूमिडिटी बताया था, और बाकी चीजें नहीं बताया था। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनते रहिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा लेटेंट हीट, क्या कह रहा। पहले भैया हम ये जानते हैं, लेटेंट हीट से हमें घबराहट होती है। कभी कभी क्या होता है, घबराहट होती है। हम ये सुनते हैं कि भाई लेटेंट हीट आ गया यार, इसकी डिफिनेशन देना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे हम लेटेंट हीट की डिफिनेशन देंगे, और जो कि एग्जामिनर 1-2 नंबर में नहीं, 3-3 4-4 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो ये चीजें अगर है तो आपको आज से कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से आपको ये जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, काम खत्म हो जाएगा इसका लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, करना आपको ये है, ध्यान से कुछ नहीं, बस करना आपको ये कि सुनते रहना है इसको। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कोई स्टेट ऑफ मैटर है, कोई स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे मैं कहूं ये सॉलिड। ठीक है, अब ये सॉलिड को भाई मैं एक टेम्परेचर दूं, एक टेम्परेचर देते चला जा रहा हूं, देते चला जा रहा हूं, देते चला जा रहा हूं। ठीक है, अब ये लिक्विड में तो धीरे धीरे कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जाएगा, गलने लगेगा, गलने लगेगा। लेकिन एकदम से जब गल जाएगा, एकदम से जब गल जाएगा, ठीक है, एकदम से जब गल जाएगा, और उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जब ये इसका पूरा स्टेट एकदम से खत्म हो गया, मतलब कुछ तो स्टेट बचा होगा। जैसे मैं ये कहूं कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है। तो यहां पर सुनना आपको ये है कि जैसे ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमारा वाटर डाला गया है, लेकिन जैसे मैं कहूं आपको यहाँ पर वाटर नहीं डालना, आपको आइस क्यूब डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? आइस क्यूब डाल दीजिए। तो जब आइस क्यूब आप डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे भैया, जब आप आइस क्यूब डालेंगे तो आइस क्यूब डालने के बाद आप क्या करेंगे, ये बुनसन बर्नर है, तो बुनसन बर्नर को क्या करना है आपको, ये लैब में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर ऑन कर देना है, और यहाँ पर ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर की मदद से जो हम इसमें मेजर करेंगे, देखेंगे, तो ये पाएंगे हमारा क्या होता है कि इधर जैसे जैसे ये हमारा टेम्परेचर मिलते जाएगा, इसे फिल्म मिलते जाएगा, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे हमारा जो आइस है वो क्या होगा, गलते चला जाएगा। तो अगर मैं ये चीज कहूं आपसे, ये चीज मैं कह रहा हूं कि भाई ये गलता चला जा रहा है, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये सब काम हो रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ नहीं रहा है अभी। जैसे मैं ये कहूं कि एक बर्फ लाओ, ठीक है, क्या करो, एक बर्फ ले आओ, और उसको जो है आप एक भगोने में या टब में जो है, किसी में जो है, फ्राइजर में, किसी में आप उसको क्या करो, जो है फ्लेम पे रख दो। अब उसमें एक थर्मोमीटर डाल दो, तो थर्मोमीटर आप देखोगे कि उसमें जब आइस क्यूब उसमें आप डाले हो, ठीक है, तो कुछ देर तक का तो जो है वो क्या होगा कि वाटर तो गर्म रहेगा, वाटर तो गर्म करेगा ही करेगा, मतलब उसको आइस क्यूब को कन्वर्ट करेगा जो है किसमें, वाटर में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब हमारा आइस एकदम पूरी तरह जब तक पिघल नहीं जाएगा तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रेज होगा, जब तक तब तक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रेज होगा। तो फिर उसमें उस समय उतने ड्यूरेशन में जो मिलने वाली एनर्जी थी, जो मिलने वाली हीट थी, जो मिलने वाली हीट थी, उसी को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट, उसी को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। अब क्योंकि भाई हम किससे जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने पर हमारा फ्यूजन होता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट आप क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। अगर 1 kg ऑफ आइस, 1 kg ऑफ आइस को हम कन्वर्ट करना चाहें
कि किसमें, वाटर में, ठीक है। तो हमें जितना टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, जितना टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रेंज होने में। जैसे अगर मैं कहूं भाई कि हमारा क्या हो कि इधर देख लीजिएगा, इधर देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, आइस है, ठीक है, इसमें हमने आइस डाल दिया, तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, पहले ये मान लीजिए -3 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जमा हुआ था, तो 3 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री, और -1 से फिर 0 पे आ जाएगा। फिर 0 डिग्री जब सेल्सियस पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा कुछ देर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उष्मा खा रहा है। अब किसमें, अब आगे जो है ये अपना टेम्परेचर रेंज करेगा, अपना टेम्परेचर रेंज करेगा किस चीज के लिए, इवापोरेशन के लिए भैया। और फिर जब इवापोरेशन करना होगा तब क्या होगा, तब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे। तब जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे देर तक का पहुंच जाएगा, वहां पर जब पहुंच जाएगा, कुछ समय बाद ट्रेवल करने के बाद जब वहां पर पहुंचेगा वाटर, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर पहुंचने के बाद, वहां पर पहुंचने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे रुक जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा नहीं, और फिर वहां से जो है इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा। इवापोरेशन धीरे 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 करके इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो उतने ड्यूरेशन में जो एनर्जी खाई कहां से, जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के बीच और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो एनर्जी खाई, उस एनर्जी को हम क्या कहें, उस एनर्जी को हम कहें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि ये वेपर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ में आई जी? तो इसी वजह से लेटेंट हीट का जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि द हीट एनर्जी, क्या, कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं, जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, which has to be used या which has to be supplied, हम जो पूर्ति करने के लिए किसी चीज को, मतलब कन्वर्ट होने के लिए, किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जो हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, एक सब्सटेंसेस को, दैट आर कॉल्ड क्या, लेटेंट हीट। मतलब अगर हम कहें भाई कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए जो उष्मा दी जाती है, दैट आर कॉल्ड हीट। लेकिन कौन सी उष्मा, कि जब तक वो पूरी तरह से चेंज ना हो जाए, और उस ड्यूरेशन में जो उष्मा खा रही है उसको, उस ड्यूरेशन में जो उष्मा ले रही है उसी को लेटेंट हीट, मतलब हिडन, एक तरह से कह सकते हैं क्या, हिडन एनर्जी हमारी होती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आगे हम ये देखेंगे भैया, आगे हम ये देख लेते हैं हमारा क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा था, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हमारा हम कहें, तो यहां पर हिंदी में इसको कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक, गलनांक बिंदु। और बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु। क्या कहते हैं, क्वथनांक, गलनांक, बहुत खतरनाक वर्ड हैं, आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी देखते हैं इधर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कह रहा कि टेम्परेचर एट विच कि कोई ऐसा टेम्परेचर सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, मतलब एक निश्चित क्या, एक निश्चित तापमान पर क्या हो कि सॉलिड चेंज होना शुरू हो जाए, किसमें, मेल्ट होना शुरू हो जाए, किसमें, तो हमारा लिक्विड में मेल्ट होना शुरू हो जाए, किसमें, लिक्विड में। सॉलिड हमारा एक निश्चित तापमान पर मेल्ट होना शुरू हो जाए, किसमें, लिक्विड में, दैट आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, दैट आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट भैया। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है ये चीजें कि मेल्टिंग ऑफ आइस हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो मैंने बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो करना कुछ नहीं है, इसी की डिफिनीशन सिमिलर ऐसे उतार देने हैं, बस चेंज क्या करना है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, यहां पर क्या करना है, आपको लिक्विड कर देना है, यहां पर आपको लिक्विड कर देना है, यहां पर आपको लिक्विड कर देना है। क्या कर देना है भैया, लिक्विड कर देना है। लिक्विड स्टार्ट्स टू मेल्ट, मेल्ट की जगह क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उस समय क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, ठीक है, बॉयल होना शुरू हो जाएगा एट अ सर्टेन टेम्परेचर, दैट आर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दैट आर कॉल्ड क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट।
बात समझ में आएगी? ये तो हो गई अपनी सरल सी एक डिफिनीशन, इजी एक डिफिनीशन हो गई, ठीक है, ये चीजें अपना हो गया। अच्छा अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे, इसमें एग्जांपल लिख देंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिसे हम H2O भी कहते हैं, ठीक है। वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, कितना 100 डिग्री सेल्सियस, कितना भैया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया अपना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, फिर उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब हम बात ये करते हैं कि हमारे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं किस चीज को, एवापोरेशन को, तो ये चीजें हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। पहले इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर हम बात करें जो है हमारा फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इवापोरेशन के, तो हम जान लेंगे, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखिएगा पहला तो हमारा है, ठीक है, पहला हमारा है कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर्स में पहला हम जान लेंगे टेम्परेचर। इवापोरेशन के कौन कौन से फैक्टर जो है उसे इफेक्ट करते हैं, इवापोरेशन के कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट करते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा भैया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा ह्यूमिडिटी, जैसा कि मैंने आपको इसको बता रखा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी। इसको तो बताना नहीं है लेकिन हम एक बार फिर से बता देंगे। चौथा हमारा क्या है, वाइंड स्पीड, जिसे हम विंड स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग की भाषा में। चलिए जी देखते हैं टेम्परेचर की अगर मैं बात कर रहा था, तो टेम्परेचर दिया कैसे भाई, जाहिर सी बात है कि जैसे आप एक गर्मियों के मौसम में ठंडियों के मौसम में कंपैरिजन कर लीजिए। आप क्या करेंगे कि हमारा देखते हैं कि क्या होता है कि हमारा कपड़े वगैरह जो है गर्मियों के मौसम में जल्दी सूखते हैं, जबकि ठंडियों के मौसम में नहीं सूखते हैं। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से कंपेयर करिएगा तो आपको जल्दी। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको कि अगर जैसे आपको अगर कोई भी चीज याद करते हो ना, तो आप एक दूसरे से रिलेट करना सोचिए, ठीक है। जब रिलेट करेंगे तो बहुत जल्दी आपको चीजें याद हो जाएंगी। यार एक चीज बताओ पहले मुझे, देखो क्या होता है कि हमारे जैसे गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहता है, ठीक है, और ठंडी के मौसम में जो है ये लो हो जाता है टेम्परेचर। जब लो हो जाता है तो ठंडक पड़ने लगती है, हाई होता है, गर्म पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये चीजें टेम्परेचर से ही होता है। तो अगर हमारा टेम्परेचर रेंज होगा, तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर हमारा डाउन होगा तो ठंडक होगी। दैट आर फैक्टर्स ऑफ क्या हो जाएगा, इवापोरेशन। ये इवापोरेशन का फैक्टर हो जाएगा। क्यों होगा, ये चीजें ह्यूमिडिटी की वजह से होती हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से क्यों होती हैं, क्योंकि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या चीज डिक्रीज होगा, इवापोरेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या, एयर ऑफ अमाउंट जो है, एयर ऑफ अमाउंट में जो है ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो मैंने ये चीजें आपको ह्यूमिडिटी वाले जो है उसमें वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जो है इसके पहले वाले जो वीडियो में पढ़ा होगा उसमें आपने ये चीजें देखी होगी कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि कपड़े को क्या करो, जो कपड़ा धुलते हो आप, धुलने के बाद आप उसको जो है फैलाओ मत, उसका एरिया जो है कम करके रखो, ऐसे मोड़ के जो है ऐसे ही निचोड़ के ही ऐसे अगर पे टांग दो, ठीक है। अब क्या पाओगे, रस्सी पे टांगने के बाद आप क्या पाओगे कि आप 2 घंटे बाद चले आए, 3 घंटे बाद चले आए, जो 2 घंटे में, आधा घंटे में कपड़ा, 1 घंटे में कपड़ा सूख जाता था, वही कपड़ा 3 घंटा हो गया और अभी तक का गीला ही है, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया कि सरफेस एरिया हमारा बढ़ाने पर क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया बढ़ाने पर हमारा चीजें जल्दी से क्या करती हैं, इवापोरेशन जल्दी से होता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इवापोरेशन जल्दी से होगा। कहते हैं अगर कोई चीज बहुत जल्दी से गर्म होती है तो बहुत जल्दी से ठंड भी होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हमारे
एरिया, ठीक है, एरिया, सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस एरिया। अब बात करते हैं भैया विंड स्पीड की। तो विंड स्पीड क्या होता है कि जितना तेज हमारा एयर फ्लो करेगा, जितना तेज हमारा क्या करेगा, एयर फ्लो करेगा, जितना तेज हमारा एयर फ्लो करेगा उतनी तेज हमारी क्या होगी। अच्छा एक चीज देखो, अगर उसमें ह्यूमिडिटी मौजूद है, उसमें ह्यूमिडिटी मौजूद है, ठीक है, तो क्या होगा, इवोपोरेशन, इवोपोरेशन के साथ वो मिलके जो है क्या कर लेगी कि उसको नीचे कर देगी, उसको क्या कर देगी, नीचे कर देगी। तो ये अपना तो हो गया विंड स्पीड की मैं बात कर रहा था, तो ये अपना विंड स्पीड हो गया। अच्छा ये फैक्टर्स जो है आपको अगर ना समझ में आए होंगे तो आप कमेंट करिएगा, आगे मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा, ठीक है जी। ये चीजें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं अगला एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात करूंगा। लिखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनीशन लिखिएगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनीशन लिखिएगा, बहुत बढ़िया डिफिनीशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the pressure of air, the pressure of air which are exerted in the atmosphere। बस हो गया, हो गया डेफिनेशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर की मतलब भैया क्या कि हमारे जो भी एयर प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, जो भी एयर में क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है वायुमंडल में, ठीक है, हम धरती पर रहते हैं तो धरती पर हमारे जो भी एयर के द्वारा प्रेशर लग रहा, दैट आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। अच्छा आप अगर बात कर ले इसकी यूनिट की क्या होती है, तो द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक pressure is Pascal। अच्छा हम बात करें कि 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेयर, इसे हम सुनो, अगर हम बात करें कि द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा क्या होता है, ये सॉरी ये बाय मिस्टेक गलती हो गई, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एटीएम, ठीक है। तो अगर 1 एटीएम की वैल्यू की हम बात करें, 1 एटीएम वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 एटीएम वैल्यू की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.01 into 10 raised to the power 5 पास्कल हो जाएगा। पास्कल किसकी यूनिट होती है भैया, प्रेशर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। पास्कल जो है हमारे किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई अपना आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है। हमारा हमने क्या क्या चीजें देखी, पहले एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जाते समय हमने क्या क्या देखा, लेटेंट हीट देखा, तो लेटेंट हीट हमने जान लिया कि हमारी गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फिर मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमारे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, ये चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हम ये जान लिए कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट जान लिए। फिर उसके बाद हम प्रेशर की भी यूनिट जान लिए। अब देखो प्रेशर की भी यूनिट हमें पता चल गई, क्या होती है भैया, पास्कल होती है। एक यूनिट और होती है, ठीक है। ये चीजें भी होती है जब हम आपको प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, एरिया एंड प्रेशर जो है उसमें बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो एक एटीएम बराबर हमारा कितना होता है, ये वैल्यू याद रखना। ये वैल्यू कभी-कभी 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 into 10 raised to the power 5 पास्कल, ठीक है जी।
बस आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको लाएंगे एनसीईआरटी के कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में जो है संभावित